अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद आप सबको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंटरव्यू लेक्चर सीरीज़ का हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है और KPK के अंदर जो है वो आज 10 अगस्त 2022 को कुछ सवालात पूछे गए। तो मेरी ये कोशिश होती है कि उनमें से अहम चंद सवालात को अलग करके, क्योंकि अगर एक इंटरव्यू को भी पूरा करूं तो वो कोई 20 से 25 मिनट तक चला जाए, तो इतनी लंबी वीडियो जो है ना वो बाज़ औक़ात लोग देखते नहीं है, स्किप कर जाते हैं। तो कभी कभी मैं 2 हिस्सों के अंदर तकसीम करके उसे एक लेक्चर की शक्ल दे देता हूँ। इन लेक्चर्स पे जो है वो बड़ी खसूसी तौर पे मेहनत की जाती है। काइंडली आखिर तक जो है वो देखिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर दिया करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज जी इंटरव्यू KPK सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 10 अगस्त 2022 को आज होने वाले इंटरव्यू के चंद एक 12 सवालात मैंने आपके सामने रखे हैं। तो इनमें से जो एक सवाल किया गया था वो ये था, पहले तो होता ही है कि जी अपना तारुफ करवाएं, ये चीज़ें तो होती हैं। उसके बाद जो सवाल किया गया है, जिसने मेरे पास ये डाटा भेजा है, टकसाली ज़ुबान से क्या मुराद है। तो टकसाली ज़ुबान से जो है अगर इसके माने देखे जाएं डिक्शनरी के अंदर तो इसका मतलब होता है मुस्तनद और मयारी ज़ुबान। लेकिन टकसाली ज़ुबान से यहाँ मुराद है ऐसे शहर या इलाके की ज़ुबान जो रोज़मर्रा मुहावरा और ज़रबुल मसल के हवाले से जो है वो मुस्तनद समझी जाती हो। तो हिंदुस्तान के अंदर जो है वो 2 ही शहर थे, दिल्ली और लखनऊ। इनकी ज़ुबानों को जो है वो टकसाली ज़ुबान का दर्जा हासिल है। इब्तदाई तौर पे तो ये दिल्ली को ही हासिल था, लेकिन दिल्ली पर जब तबाही, नादिर शाह के हमले और दिल्ली के लुटने के बाद अहले जो कलम हैं या हुनरमंद जो लोग थे, उन्होंने जो है वो दिल्ली को छोड़ा, फैज़ाबाद और लखनऊ का रुख किया। तो उस हवाले से लखनऊ और दिल्ली की ज़ुबान को जो है वो टकसाली ज़ुबान कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो रोज़मर्रा मुहावरा और ज़रबुल अमसाल के हवाले से जो है वो ये ज़ुबान इन रिच जिसे आप कहते हैं या लबरेज़ है। दूसरा सवाल किया गया कि जी रोज़मर्रा मुहावरा और ज़रबुल मसल में क्या फ़र्क है। तो रोज़मर्रा जो है ये अपने हकीकी मानों में ही इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। और इसमें जो है वो बुनियादी फ़र्क अगर हम बात करें तो रोज़मर्रा वो लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ है जिसको अहले ज़ुबान ने जिस तरह इस्तेमाल किया, हम भी उसी तरह इसे इस्तेमाल करने के पाबंद हैं। जिस तरह वो 3-5 करना या 7-5 करना, लड़ाई झगड़ा करना, दंगा फसाद करना, 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना, तो उन्होंने इस तरह इस्तेमाल किया। हम इसमें अपनी तरफ से जो है वो कोई तब्दीली किसी किस्म की नहीं कर सकते, इसे जो है वो रोज़मर्रा कहा जाता है। तो ये अपने हकीकी मानों के अंदर इस्तेमाल होता है। मुहावरा जो है ये अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों के अंदर इस्तेमाल होता है, और मुहावरे जो हैं वो बेशुमार है, आसमान से गिरा, खजूर में अटका वगैरह, ये सारे मुहावरात में आ जाते हैं। आगे है जी ज़रबुल मसल। ज़रबुल मसल जो है ये बुनियादी तौर पर जो है वो कह लें कि किस्से कहानियाँ या साल हा साल का निचोड़ को भी आप कह सकते हैं, यानी कि इसकी बैकग्राउंड में या इसके पीछे एक कहानी होती है। जिस तरह के एक ज़रबुल मसल मशहूर है, बड़ी मशहूर मारूफ है, हम भी हैं 5 सवारों में। क्या था कि 4 सौदागर जा रहे थे पीछे घोड़ों पर, उनके पीछे एक कुम्हार भी अपने गधे पर बैठ गया, और कोई भी पूछता भी आप किधर चले हैं तो वो सीने पे हाथ मारता और कहता था हम भी हैं 5 सवारों में। तो वहाँ से ये ज़रबुल मसल निकली, यानी कि कमतर का अपने आप को जो है वो बड़े लोगों में शुमार करना, इसे जो है वो उस वक्त ये ज़रबुल मसल बोली जाती है। या एक और बड़ी मशहूर मारूफ है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, यानी कि गरीब पर सबका बस चलता है। इसके अलावा और बड़े मशहूर हैं कि 12 बरस दिल्ली में रहे, भाड़ ही झोंका किए। मतलब क्या है, अहले इल्म और हुनरमंद लोगों में रहने के बावजूद जो है वो कोई फ़ायदा हासिल ना करना। तो ये जिन तीनों का आपस में जो है वो फ़र्क है। डेप्टी नज़ीर अहमद का सबसे कामयाब नावल कौन सा है, और आगे उनसे कहा गया था कि दलाइल दें। यानी कि यहाँ पे अब आपके डेप्टी नज़ीर अहमद का अगर देखा जाए तो पहला नावल जो था वो जो है वो मिरातुल अरूस, उसके बाद बिनातुल नाश, और उसके बाद जो है वो तौबतुन नसू, और इसके बाद इब्नुल वक्त वगैरह भी आए। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे कामयाब तरीन नावल जो इनका वैसे तो इन्हें नावल निगार जो डॉक्टर सैयद वक़ार अज़ीम और दूसरे बड़े जो नावल के कह लें कि नक्काद हैं, वो इनके नावल के अंदर बहुत ज़्यादा फ़नी खामियों का भी तज़किरा करते हैं। जिस तरह के सैयद वक़ार अज़ीम ने कहा कि नावल के लिए एक पुरकशिश आगाज़ का होना चाहिए,
ایک نقطہ یعنی کہ اس کے اندر مکالمات ہونے چاہیے، مکالمہ نگاری ہونی چاہیے، ایک اس کا جو ہے وہ جسے انگریزی میں کلائمیکس کہتے ہیں، نقطہ عروج ہو، اس کے بعد ایک منطقی انجام ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹر سید وقار عظیم کہتے ہیں جب نذیر احمد کی کہانیوں میں یا ناولوں میں ان چیزوں کو تلاش کیا جاتا ہے تو وہ سرے سے مفقود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نذیر احمد کے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ انہیں قصے کہانیاں کہہ لیں۔ بہرحال پھر بھی ان سب کے باوجود جو مجھے ناول جو جاندار ان کا نظر آتا ہے وہ توبۃ النصوح ہے، کیونکہ توبۃ النصوح کے اندر جو ہے ان کی مرقع نگاری یا کہہ لیں کہ ماحول کی منظر کشی جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس ویسے تو ان کے مقصدی نوعیت کے سارے ناول تھے، میرات العروس بھی، بنات الناش بھی اور یہ ابن الوقت بھی، کیونکہ ان کی ہر فن پارے کی تان جو ہے وہ اصلاح پہ آ کے ٹوٹتی تھی۔ تو مجھے ان کا ناول جو ہے وہ توبۃ النصوح اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس میں ایک معاشرے کے اندر جو ایک معاشرتی بگاڑ ہے اس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اور یہ طریقے بھی بتائے گئے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جی اداس نسلیں کا موضوع کیا ہے۔ اداس نسلیں کا جو ناول ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں قیام پاکستان سے کچھ دیر پہلے کے واقعات، یہ کانگریس کی تحریک، مسلم لیگ وغیرہ اور یہ جو جلوس ہوتے تھے، سانحہ جلیانوالہ باغ، اس کے بعد کیا یہ تقسیم ہند کا ایک اس کے اندر آ گیا ہے، اور اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد تک کا کچھ عہد اس میں دیا گیا ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ اس ناول کا جو موضوع ہے وہ آپ کہہ لیں کہ یہ تقسیم ہند ہے، یا اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، قیام پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے جی پانچواں علامت نگاری اور تجرید نگاری کسے کہتے ہیں۔ اس پہ جامع انداز کے اندر 10 منٹ کی ایک ویڈیو جو ہے وہ میں اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اس کے اندر مفصل طور پہ یہ بتایا گیا ہے کہ علامت نگاری کے کون کون سے ایسے افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اس فن کو یعنی کہ علامتی افسانے لکھے، اور کون کون سے ایسے جو ہیں وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے تجریدی افسانے لکھے، جس طرح کہ منٹو کا ایک جو پھندنے افسانہ تھا اس کے اندر جو ہے وہ تجریدی اسے آپ افسانہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، مکمل آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی اردو کا پہلا افسانہ نگار کون ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جب بھی آپ کوئی نئی کتاب پڑھیں گے اس کے اندر ایک نئی بحث جو ہے وہ چھڑ چکی ہوگی۔ تو اس موضوع پہ جدید تحقیق کے مطابق تو پہلا جو افسانہ نگار ہے وہ علامہ راشد الخیری ہیں، اور ان کا جو افسانہ ہے نا ختیجہ اور نصیر، یہ ان کا پہلا افسانہ ہے جو سب سے پہلے جو ہے وہ کہہ لیں کہ شائع ہوا تھا۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں، علامہ راشد الخیری نہیں بلکہ سجاد حیدر یلدرم پہلا افسانہ نگار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، جو منشی پریم چند ہے وہ پہلا افسانہ نگار ہے۔ ان سب باتوں کو اگر دیکھیں تو فنی طور پہ سب سے پہلے جس کے افسانے فن کے تمام فنی لوازمات جن کے اندر شامل تھے تو وہ تو منشی پریم چند ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ رائے نہیں۔ اگر ہم اگر سوال پوچھا جائے کہ پہلا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ افسانہ نگار کون ہے تو وہ جی منشی پریم چند ہے، اور ان کا پہلا وہ افسانہ تھا دنیا کا سب سے انمول رتن۔ لیکن ان سب یہ آپ بھی سارے حوالے آپ بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک متنازع بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تنازع، یہ تنازع نہیں لفظ ہوتا، تنازع عین پر پیش ہے، تو یہ چونکہ ایک متنازع بات ہے اس لیے آپ ساری یہ حوالہ نگاری دے سکتے ہیں، اس کا حوالہ دے سکتے ہیں۔ انارکلی کس کا المیہ ہے، ٹریجڈی جسے انگریزی میں کہتے ہیں، تو یہ بھی یہ اکثر انٹرویوز کے اندر پوچھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی یہ شہزادہ سلیم کی جو ہے یہ ٹریجڈی ہے یا شہزادہ سلیم کا المیہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ انارکلی کا المیہ ہے۔ لیکن اگر درست دیکھا جائے تو چونکہ یہ بنیادی طور پہ تو ایک محبت اور ریاست کے درمیان آپ کہہ لیں کہ ایک محبت کی وہ جو کشمکش اور یہ جو ٹکراؤ آیا تھا اس موضوع پہ یہ ڈرامہ لکھا گیا ہے۔ امتیاز علی تاج نے لکھا تھا، جس کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف شہنشاہ اکبر کو جو ہے وہ مادیت پرستی میں وہ اتنا ڈوب چکا تھا کہ دو دلوں کے جذبات یا محبت کے احساسات وہ یہ سمجھتا ہے کہ نوکر یا جو نچلا طبقہ ہے ان کے اندر یہ پیدا ہی نہیں ہونے چاہیے، تو ناول کی روح سے اسے دیوار کے اندر زندہ چنوا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس پہ بات کریں تو میرے نزدیک یہ جو المیہ ہے یہ شہنشاہ اکبر کا ہے۔ آگے جی اس کے بعد جو ہے وہ آگا حشر کے کسی ڈرامے کا نام اور کرداروں کے چند کرداروں کے نام بتائیں۔ تو ان کے ویسے تو ڈرامے وہ خوبصورت بلا یا اس کے علاوہ حریث ہوس
रुस्तम व सोहराब। तो रुस्तम व सोहराब की आप मिसाल दे सकते हैं, इसमें एक बाप होता है और एक बेटा होता है, ड्रामे का नाम भी ये है, आगे ये किरदारों के नाम भी ये हैं, आप ये बता सकते हैं। उसके बाद ये अफसाना और नावल में फ़र्क, अफसाना जो है वो एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है और उसके अंदर चंद किरदार होते हैं और ज़िंदगी के किसी एक मौजू की जो है वो तर्जुमानी करता है। कभी कभी वो कहते हैं कि एक लाइन में बताएं कि अफसाना क्या है, तो उनका मतलब ये होता है कि सिर्फ उनको मेन थीम बताएं। तो आप ये बता सकते हैं कि अफसाना जो है ये मुख्तसर कहानी है और ज़िंदगी के एक मौजू को जो है वो सामने लाता है, जबकि नावल जो है ये ज़िंदगी के वसी कैनवस पर फैला हुआ होता है और इसके अलावा इसके अंदर किरदार भी जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा किरदार होते हैं और इसके अलावा बैक वक्त जो है वो कई कहानियों को पैरेलल जो है वो लेकर चलता है। आगे नावल और नावलट में क्या फ़र्क है? नावल जो है वो ज़खामत के लिहाज से बड़ा होता है और उसके अंदर किरदार भी ज़्यादा होते हैं, जबकि नावलट अपनी ज़खामत के लिहाज से भी जो है वो कदरे छोटा होता है और किरदार भी उसके अंदर जो है वो काफ़ी थोड़े होते हैं, थोड़े कहना चाहिए, थोड़े किरदार होते हैं। आगे जी शऊर की रो और फ्लैशबैक टेक्निक के अंदर क्या फ़र्क है? शऊर की रो, इसे अंग्रेज़ी के अंदर जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस कहते हैं, यानी कि इंसान के आप कह लें कि ख्यालात जो हैं वो आज़ाद हैं। ख्यालात का धारा बैठे बैठे कभी जो है वो माजी में जा निकलता है, कभी हाल में और कभी जो है वो मुस्तकबिल में। तो गोया ये ज़मीनी और ज़मानी कैद से आज़ाद होते हैं, जबकि फ्लैशबैक टेक्निक ये एक नावल लिखने की या आप कह लें कि कहानी लिखने की एक ऐसी ख़ास टेक्निक है जिसमें जो है वो कहानी का अख्ताम का कुछ हिस्सा पहले दिखाकर जो है वो क़ारीन के अंदर जो है वो तजस्सुस पैदा किया जाता है और उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप जो है उसके कह लें कि आगाज़ की तरफ और असल कहानी की तरफ जाया जाता है, यानी कि एंड से शुरू की तरफ। तो गोया ये एक फ्लैश नाम से ही ज़ाहिर है फ्लैशबैक टेक्निक। तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ के अक्सर बेशतर नावल जो हैं वो इसी टेक्निक पर लिखे गए हैं, जैसा कि कुर्बत मर्ग में मोहब्बत है या इसके अलावा कला जंगी है, डाकिया और जुलाहा है और इसके अलावा जो है वो खसो ख़ाशाक ज़माने और ए गज़ाल शब, ये सारे के सारे नावल जो हैं वो फ्लैशबैक टेक्निक पर लिखे गए हैं। इसके बाद एक और सवाल है कि दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर कौन से हैं और इन्हें जो है वो क्यों एक ही बंदे का नाम लिया जाता है? तो दबिस्तान लखनऊ के जी नुमाइंदा शायर जो हैं वो ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं और क्योंकि इनके कलाम के अंदर जो है वो बैक वक्त लखनवी कलाम का ये खासा था खारजियत पसंदी, तो इनके कलाम के अंदर खारजियत भी है और किसी हद तक हमें दाखिलियत के अनासिर भी नज़र आते हैं। तो इसके अलावा यही वजह है कि इन्हें जो है वो लखनऊ का नुमाइंदा शायर करार दिया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दें और अगर पसंद ना आए तो भी लाइक कर दें, कोई बात नहीं, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दें और अपने दूसरे दोस्तों को भी इस चैनल की बाबत जो है वो ज़रूर बताएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।